ये आग कैसे लगी? मतलब क्यों लग गई? इतना बड़ा सेंटर, इतने लोग जब मैं पहुंचा हूँ तीसरी दुकान को आग लगी थी। एक पैनी भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट से नहीं की गई। मैं ऐसे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो रात तक अब इम्पोर्टर थे, होलसेलर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन इस वकूए के बाद वो बेचारे दूसरी दुकानों पे नौकरियां करना शुरू हो गए। कितना एम्प्लॉई है हफीज सेंटर? रिच वाला रिच से रिचतर होता जा रहा है, मीडियम नीचे आता जा रहा है, जो नीचे वाला तबका वो ज़मीन में दफन होता जा रहा है। बहुत बड़ा एक मेजर इशू पीटीए वाला चल रहा है। मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि आप ये सवाल लाजमी करें। पीटीए की फ़ीस जमा हो गई, रजिस्टर हो गई, हमारे पास वेरिफिकेशन आ गई, तो दोबारा इसका ब्लॉक होने का मकसद क्या है? जब हम एज आ कस्टमर जाते हैं तो वहाँ पर कस्टमर्स के अलावा वहाँ के अपने ताजरों का इतना एक ज़बरदस्त माहौल और रश होता है कि हमें तो सच्ची बात है समझ ही नहीं आती कहाँ जाना है, किस फ्लोर पे जाना है। कस्टमर माइंड बना के आता है ना, जिस आइटम का भी उसको उसकी अवेलेबिलिटी इस मार्केट के अंदर उसको मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल इज़ वेल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का जो पर्पस है वो ये है कि आप लोगों को हमेशा प्रोफेशनल से मिलाया जाए ताकि आपको उस रिलेटेड और रिस्पेक्टिव फील्ड के बारे में सही और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मिल सके। आज भी हमारे गेस्ट जो हैं वो बड़े ही स्पेशल और ऑनरेबल और बड़े ही तजर्बाकार गेस्ट हैं। उनका ताल्लुक़ उस इंडस्ट्री से है जिसके साथ अब आप समझें कि हर इंसान मुंसलिक है। तो आज हमारे मेहमान हैं जनाब मोहतरम शेख मोहम्मद फ़ियाज़ साहब। ये आप सुनकर एकदम चौंक जाएंगे, खुश भी होंगे कि ये हफीज़ सेंटर लाहौर के ताजर हैं। वहाँ पर जो यूनियन के सरपरस्त आला हैं और उसकी जमात के हेड हैं। तो हम फ़ौरन चलते हैं उनकी तरफ क्योंकि आज हम उनके साथ हफीज़ सेंटर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प बातें करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? थैंक यू इशफाक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक कि यू थैंक यू। आपकी पार्टी ने अभी रिसेंटली जस्ट 1-2 हफ्ते पहले जी जी बिल्कुल हफीज़ बिल्कुल। सेंटर का जो यूनियन का इलेक्शन जी जीता है। तो बिल्कुल, सबसे पहले तो 29 अप्रैल को हुआ है। हाँ जी, तो जी उसकी जी बिल्कुल। मुबारकबाद थैंक यू आपको। सर, थैंक यू। तो एक बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि मैं तो जब मुझे तफसीलात पता लगी तो मुझे पता लगा कि ये तो कम से कम हफीज़ सेंटर या लाहौर की मार्केट के लिए ये एक जनरल इलेक्शन की तरह ही ऐसे इम्पोर्टेंट ही होता इवेंट है, है, राइट? पूरे लाहौर में ये एक आइडियल इलेक्शन होता है। पूरे लाहौर की ताजर कम्युनिटी की नज़र जो होती है ना, हफीज़ सेंटर के इलेक्शन के ऊपर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि ये हफीज़ सेंटर से आपका ताल्लुक़ कब से है? हफीज़ सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है जी 93 से। 93 से। 93 में मैंने ऑफ़िस बनाया था, लेकिन मेरे स्टाफ मेंबर वहाँ पे काम करते थे। लेकिन ऑपरेशनली मैं खुद जो ना सन 2000 में हफीज़ सेंटर में बैठना शुरू हो गया था। अच्छा अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। 93 से पहले आपका ताल्लुक़ इस फील्ड से था? जी, जी, बिल्कुल मेरा इस अच्छा। फ़ील्ड से ताल्लुक़ था। मैं इससे पहले हाल रोड पे मार्केट में था। ओके ओके, तो फिर वहाँ से आपने अपना जी, जी, बिज़नेस जो। वहाँ से मूव किया मैंने। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन कोई 30+ ईयर्स की स्टोरी यस, है, यस, राइट? मोर देन 30 इयर्स। वाह। अच्छा सर, ये बताएं कि मतलब मेरे दिल में भी ये सवाल है और लोग भी जानना चाहेंगे कि हफीज़ सेंटर जो है वो किसी एक मार्केट की अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी अल्हम्दुलिल्लाह, की, मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह। की या लैपटॉप और कंप्यूटर्स की मार्केट है। तो ये क्या इसमें ऐसी ख़ास चीज़ है जो हफीज़ सेंटर को हफीज़ सेंटर बनाती है और हफीज़ सेंटर को हफीज़ सेंटर रखे हुए है? क्या ऐसा जादू है इसमें? जी, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, आईटी मार्केट है और मोबाइल टेलीकॉम की मार्केट है। देखिए, ये हफीज़ सेंटर का जो असल नाम है ना, अल हफीज़ सेंटर है। अच्छा। तो अल हफीज़ जो है ना, अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से एक नाम है, जिसकी माशाल्लाह। बरकत के सदक़े जो ज़बरदस्त। हमारे ताजर बरादरी यहाँ पे काम करती है या मुलाज़मीन काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, खुशो-हाल और अच्छी रोज़ी-रोटी कमाते हैं, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हफीज़ सेंटर बना तो हाल रोड के जो बड़े ताजर थे, बड़े नाम थे, वो लोग यहाँ आ गए?
जी, जी, तो क्या बिल्कुल, ऐसा है? बहुत बहुत मेजॉरिटी में लोग आए। देखिए, हार रोड की अपनी एक आइडेंटिटी है। राइट। हार रोड भी ताजरों की बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे भी मोबाइल की बहुत बड़ी कम्युनिटी काम करती हम्म। है। हार रोड को हम इस तरह कंपैरिजन करते हैं बेसिकली कि हार रोड में थोड़ा-सा लोअर एंड का मोबाइल की सेल बहुत अपग्रेड पे सेल होती है हम्म। और हफीज़ सेंटर में ज़रा अपग्रेड मोबाइल की होती है। राइट। क्योंकि अपग्रेड मोबाइल का जो बायर है वो ज़्यादा बिलॉन्गिंग टू इस एरिया में है, डिफेंस एरिया में हो गया या गुलबर्ग एरिया से होगा, तो उनको ज़्यादा अप्रोच जो है ना हफीज़ सेंटर में पड़ती है। तो इसलिए जो हफीज़ सेंटर में ज़्यादा महंगा मोबाइल का बायर है ना, हफीज़ सेंटर में आता है और बड़ा ओके खुशो-खुर्रम होके जाता है। ओके ओके ओके। तो अफी सेंटर में जो है वो क्या होलसेलर्स बैठे हुए हैं, सिर्फ होलसेलर्स बैठे हुए हैं, या होलसेलर और रिटेलर बैठे हुए हैं, या ये कॉम्बिनेशन है? क्योंकि जब हम एज अ कस्टमर जाते हैं तो वहाँ पर कस्टमर्स के अलावा वहाँ के अपने ताजरों का इतना एक ज़बरदस्त माहौल और रश होता है कि हमें तो सच्ची बात है समझ ही नहीं आती कहाँ जाना है, किस फ्लोर पे जाना है। तो इसका कोई थोड़ा सा हमें बताएंगे कि हफी मैं सेंटर में बताता हूँ आपको। एक आम बंदे को कहाँ जाना चाहिए? जी, बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, हफ़ीज़ सेंटर की जो ना सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें हर टाइप का ताजर मौजूद है। राइट। इसमें होलसेलर भी मौजूद है, इम्पोर्टर भी मौजूद है, डीलर भी मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद है, रिटेलर भी मौजूद है, होलसेलर प्लस रिटेलर भी मौजूद है, इम्पोर्टर प्लस रिटेलर भी मौजूद है और रिपेयरिंग वाले भी मौजूद हैं, वर्कशॉपों वाले भी मौजूद हैं। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है, इसमें ये है कि जो लोअर ग्राउंड और ग्राउंड के लोग हैं ना, वो ज़्यादा मोबाइल टेलीकॉम में और लैपटॉप का काम करते हैं। फर्स्ट फ्लोर में ज़्यादा नेटवर्क प्रोडक्ट और फाइबर ऑप्टिक की प्रोडक्ट का लोग काम करते हैं। ओके। फिर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में जायंट लैपटॉप का काम करते हैं। थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा कंप्यूटर वाले लोग बैठे हुए हैं। ओके ओके। थोड़ा सा ज़बरदस्त। डिफरेंस है इसमें, इसलिए जो कस्टमर माइंड बना के आता है ना जिस आइटम का भी, उसको उसकी अवेलेबिलिटी इस मार्केट के अंदर उसको मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने अभी कहा कि हफीज़ सेंटर जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, और उसमें कोई शक नहीं कि हम जो लाहौर में लोग रहते हैं उनको तो पता है कि हफीज़ सेंटर जो है वो आईटी के यानी कंप्यूटर मोबाइल मार्केट में एट द टॉप है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरे पंजाब के अलावा इवन कराची को भी सप्लाई यहाँ से जाती है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये हफीज़ सेंटर पाकिस्तान की बहुत खुशकिस्मत तरीन मार्केट है। अगर हम आउट ऑफ पंजाब, आउट ऑफ लाहौर का थोड़ा सा सर्वे कर लें ना, तो मेरा ख्याल है कि हम ज़ोन 5 गुलबर्ग ज़ोन में सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर बैठे हुए हैं ना, हफीज़ सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा बायर जो है ना आउट ऑफ सिटी का बायर जो रिलेटेड टू हफीज़ सेंटर है। हमारे पास मेरा अपना जो कारोबार है, मैं खुद मेरा सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस होता है कराची वाले लोगों के साथ होता है अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो मार्केट के लोगों की किस्मत है कि उनको हफीज़ सेंटर में मौका मिला है काम करने का। आज वो खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। राइट। और देखें कितने हालात आए मार्केट के अंदर। अभी रिसेंटली आज से 3 साल पहले एक वक़ूआ हुआ, बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, आग का मसला बना, 207 दुकानें जल के राख हो गईं, करोड़ों रुपए की इन्वेंट्री जल के राख हो गई। राइट। जो रात को करोड़पति थे, सुबह उठ के बेचारे बेचारों मददगार हो गए। मैं ऐसे-ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो रात तक इम्पोर्टर थे, होलसेलर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन इस वक़ूए के बाद वो बेचारे दूसरी दुकानों पे नौकरियाँ करना शुरू हो गए। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है 2021 में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कायद फ़याज़ भट्ट साहब जो हमारे सदर मुंतखब शुदा सदर हैं, उनकी कायदाना सलाहियतों के साथ और पूरी हमारी टीम ने एफ़र्ट की और तामीर नौ में भरपूर किरदार अदा किया। और बहुत शॉर्ट मुद्दत में 3 साल की शॉर्ट मुद्दत में हमने ना कि तामीर नौ की बल्कि हमने मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा और भी सहूलियात दी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अगर मैं रफली बात करूं कि कितना एम्प्लॉई है हफीज़ सेंटर में? हफीज़ सेंटर में जो है ना जी, आप ये ज़हन में रखें कि डे टू डे मोर देन 50,000 की पब्लिक ट्रैफिक चलती है। 50,000 पर यस, डे लोग हफीज़ सेंटर में विज़िट करते हैं। पब्लिक ट्रैफिक चलती है। और कितना एम्प्लॉई होगा, मतलब ओनर छोड़ दें, जो अंदाज़न दुकानों पे जो एम्प्लॉईज़ मेरा हैं? ख्याल है कि तकरीबन कोई 10,000 के करीब एम्प्लॉय होगा। 10,000 यस, एम्प्लॉईज़ जो कि उस बिल्डिंग में यस, बैठा हुआ है। यस। इतना बड़ा, यानी एक समझ लें कि अर्निंग का एक
ज़रिया है कि इसमें आप वो ओनर शामिल नहीं कितने कर रहे। घरों का जरिया मुआश बना माशाल्लाह, हुआ है फी सेंटर। ज़बरदस्त। तो इस 10,000 में तो वाकई जो आपने इलेक्शन जीता है वो बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी, राइट? नहीं, दुकान ने 1000 है और इंक्लूडिंग ऑनर्स और एम्प्लॉयज़ को मिला के मिला तकरीबन 10,000 लोग 10,000 बंदा बनते हैं डेली जो। इसमें आता जी है। बिल्कुल। तो सर ये अगर सिर्फ हम 10,000 बंदे की बात करें तो पार्किंग कैसे मैनेज होती है इनकी? हाँ, पार्किंग हमारी लोअर ग्राउंड में हमने एक पार्किंग एरिया छोड़ा हुआ है। इसके साथ 2 प्लाट मुलेका प्लाट भी है, इसके साथ जेफाइड की पार्किंग भी है, इसके सामने हसन सेंटर की पार्किंग है, पीछे बैंक अल्फला की यानी कुछ 6-7 पॉइंट ऐसे हैं कि लोगों को पार्किंग की सहूलत मिल जाती है। राइट, राइट। मिल जाती है। तो अभी आपने जिक्र किया आग जब लगी थी हफीज़ सेंटर में, और ये बहुत बड़ी ख़बर थी, और इसको हमने भी महसूस किया था और टीवी पे भी हमने देखा कि, और ये बड़ी वाकई दुख और मैं समझता हूँ शॉकिंग बात है कि एक बंदा घर जाए और उसको पता लगे कि उसका वहाँ पर एक आईफोन की अगर आप आजकल प्राइस लगाएं और वो सारा सामान सड़ जल गया। तो ये आग कैसे लगी, मतलब क्यों लग गई? इतना बड़ा सेंटर, इतने लोग, इतने पैसे वाले। देखिए, जो यहाँ पे जो ना हमारा 5वां इलेक्शन था, जिसमें से अच्छा, 4 इलेक्शन हमने विन किए हैं। अच्छा। तो बीच में जो एक इलेक्शन जो था ना, वो हमारी दूसरी पार्टी ने जीता था। वो थोड़ी-सी उनकी गफलत थी, या अल्लाह ताला की तरफ से अगर गफलत नहीं थी, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक वक़्वा होना था, हो गया। तो दैट टाइम आई वाज़ द थर्ड फोर्थ पर्सन जो हफीज़ सेंटर में पहुंचा अर्ली मॉर्निंग। मेरे से पहले फ़याज़ भट्ट साहब और हमारे 2 दोस्त और पहुंच चुके थे। तो तीसरी दुकान को आग लगी हुई थी। अच्छा। जब मैं पहुंचा हूँ, तीसरी दुकान को आग लगी थी। तो हमने कोशिश की, मैंने, मेरे सदर साहब ने, मेरे चेयरमैन साहब ने, हमने कोशिश की कि अंदर हम इंजेक्ट हों, अपने आप को लेके सर्विंग के लिए लेके जाएं, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं आई। हम दूसरी दुकान से दौड़ के पीछे आ गए थे। तो बस हमारे देखते 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 ये नागहानी बढ़ती गई, बढ़ती गई। क्योंकि मटेरियल भी ऐसा है ना कि वो आग जल्दी लाजमी पकड़ता है बात है, वो सारा, केमिकल मटेरियल है, प्लास्टिक बैटरियाँ हैं, वो लिथियम बैटरियाँ हैं, वो राइट। मोबाइल की बैटरियाँ हैं, उसके बाद अपना जो कंप्यूटर एसेसरीज का, लैपटॉप की बैटरियाँ हैं। इस तरह प्लास्टिक मटेरियल राइट। ज़्यादा, केमिकल मटेरियल ज़्यादा है। तो वो कुछ इसमें अगर कोई गफलत है ना, तो मेरी नज़र में गफलत है रेस्क्यू की। ओके। अच्छा, वो इनएक्सपीरियंस लोग थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने इन टाइम सर्विंग नहीं दी। जब वो आए तो इनएक्सपीरियंस लोग थे। उन्होंने जब पानी फेंकना शुरू किया ना, तो पानी की एक अपनी स्पीड थी। वो आग को ना पानी धक्का लगाता था तो आग आगे निकल जाती थी। ओके, वो ओके। उसको ट्रैफिक मिलती गई, रूट मिलता गया, आग बढ़ती गई। ओके, ओके। तो ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, आपने कहा कि आपने सब लोगों ने फिर आपस में बैठ के उसको 3 साल में रिकवर किया, तो कैसे किया? कैसे, मतलब वो सारा क्या लोगों ने अपनी पॉकेट से दिया? और स्पेशली वो लोग जो आपने कहा कि जो करोड़पति लोग यहाँ बिज़नेस करते थे, वो जाके दूसरी जगहों पे नौकरी करने लगे, तो क्या वो सब वापस आ गए? ये देखें, ये बहुत बड़े ज़ख्म है हमारे अंदर। बहुत सारे लोग बेचारे दोस्त साथी जो यहाँ से गए हैं, वो मोस्टली काफ़ी लोग वापस नहीं आ सके आज तक। सेकेंडरी ये है कि जब ये वक़्वा हुआ ना, तो उस वक़्त बुज़दार साहब सीएम थे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें बहुत परस्यू किया, हमें फॉलो अप भी किया, हमने भी उनको फॉलो अप किया। हमारे से पहले जो एग्जीक्यूशन टीम थी उसने भी फॉलो अप किया। तो उन्होंने जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, लाहौर चैम्बर में हमें इनवाइट किया गया, वहाँ पे स्पीचें हुई। फिर उसके बाद एक बाकायदा अनाउंसमेंट हुई, एक बजट की अनाउंसमेंट की गई कि आपको 5 अरब रुपए का बजट भी दिया जाएगा। लेकिन नेवर एक पैनी भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट से नहीं की गई। उसके अलावा अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो हमारी मार्केट के अपने ताजरों ने ही की है, मिलजुल के। कुछ दोस्तों ने की है, कुछ बाहर के दोस्तों ने की है, कुछ मार्केट के ताजर जिनका नुकसान नहीं हुआ था उन्होंने की है, कुछ वो दोस्त थे जिनकी अपनी प्रॉपर्टी थी उनका नुकसान हुआ था उन्होंने की है, कुछ हमारे जो सदर फ़याज़ भट्ट साहब ने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए, लोगों से पैसे आउटसोर्स किए, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। एक टीम थी हमारी, तमीर नो कमेटी बनी हुई थी, उनकी बहुत एफर्ट थी। तो ये एक टीम वर्क था। अल्लाह ताला ने बस ये ना इस मरहले से हमें सुरखरू करना था, अल्लाह ने सुरखरू किया हमें। लेकिन सर इतनी कंजेस्टेड बिल्डिंग में, जहाँ पे अब पहले तो ज़ाहिर है दुकानें कवर होती हैं, फिर आगे काउंटर्स लग जाते हैं, फिर वो सारा, तो इसकी कोई इंश्योरेंस का प्लान नहीं है? नहीं, क्योंकि ये फायर क्योंकि का तो कोई आप नहीं देखें, कह ये सकते। प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी इनफरादी प्रॉपर्टी है।
ओके। अच्छा, इनफरादी प्रॉपर्टी और इनफरादी इन्वेंट्री होती है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो ताजर है ना, ताजर बेसिकली ताजर डरपोक है। ओके। ताजर अपने आप से भी डरता है, अपने इदारों से भी डरता है। अच्छा। अच्छा, वो आप अगर इंश्योर्ड करवाते हैं तो उनकी पॉलिसी के कुछ ना कुछ तो मामला तो होते हैं ना, उनके कुछ ना कुछ तो पॉइंट होते हैं ना, वो पूरे करने पड़ते हैं। ओके। तो ताजर की इन्वेंट्री, ताजर का फाइनेंस, बैंक, हर चीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ता है। वो अपने डर की वजह से अपने आप को खुद इंश्योर नहीं करवाता, तो फिर ओके। बड़ा लॉस का सामना करना पड़ ओके। जाता है। ओके, मतलब ये अब दोनों तरफ से दोनों तरफ मसाइल से हैं। हैं। वेरी नाइस। ओके, गुड, आपने बड़ी अच्छी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चा जवाब दिया। एनीवेज, अच्छा अब ये बताएं, एक ज़रा थोड़ा सा हम पब्लिक की तरफ भी आते हैं। तो एक सवाल ये बताएं कि आपका, क्योंकि 30 साल से ज़्यादा सिर्फ ऑफिस सेंटर का जी, जी, एक्सपीरियंस, उससे बिल्कुल। पहले आप हाल रोड में जी, बिल्कुल। काम करते रहे, तो इस वक्त अगर आज हम कस्टमर की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि आजकल कोई शख्स मोबाइल के बगैर अब ज़िंदा नहीं रह सकता, राइट? तो अब क्या लोग, अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स करें, ज़रूरत के तहत मोबाइल ले रहे हैं या शौक़ के तहत? और ज़ाहिर है दोनों ही होंगे, तो आपके ख़्याल में ज़्यादा कौन है? देखिए, ये मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है पूरी दुनिया के अंदर, एक इनकलाब आ गया है। मतलब इसने एक सोशल मीडिया, एक ऐसी प्लेटफॉर्म आ गया है जिसने समझे कि हमारी मुस्लिम सोसाइटी को तबाह व बर्बाद कर दिया है। आज एक बच्चे की तरबियत जो होती है ना, सोशल मीडिया के ज़रिए तरबियत होती है। ट्रू। कल जो तरबियत होती थी जब हम बचपन में थे, तो वो अपने माँ बाप की इस्लाही तरबियत के साथ हम आगे चलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। सेकेंडरी ये है कि जो लोग इसको एजुकेशनली इसको यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, ट्रू। वो बहुत उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि क्योंकि हमारा माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ है, हमारी सोच ही इस तरह की है, तो हमें इसके रिज़ल्ट मुस्बत नहीं मिलते। कंपैरेटिवली अदर कंट्री इससे फ़ायदा ज़्यादा उठा रही हैं। राइट, लेकिन देखिए, अभी मार्केट में दो तरह के जो है ना वो यूज़र्स हैं या कस्टमर्स हैं। एक वो है, बल्कि आप यूँ कह लें कि ज़रूरत तो हर एक की है, लेकिन फिर ज़रूरत में आगे एक लग्ज़री आ जाती है। जैसे मसलन गाड़ी एक ज़रूरत है, लेकिन अब गाड़ी हर इंसान पैसे के लिहाज से या जो वो अफोर्ड कर सकता है उस लेवल की गाड़ी रखता है। लेकिन मोबाइल के केस में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो सिर्फ फ़ैशन के लिए आईफ़ोन लेती है, राइट? मसलन आईफ़ोन अगर देखा जाए तो बड़ा ही प्रोफेशनल फ़ोन है। स्पेशली इवन अगर आप एक आम सी जॉब में भी हैं तो आपको आईफ़ोन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि आईफ़ोन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप अप टू डेट नहीं हैं, आप फैशनेबल नहीं हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास जो रोज़ डेली बेसिस पे जो कस्टमर आता है, आपकी क्या फीलिंग है? ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपना मोबाइल चेंज करें शो ऑफ़ के लिए, या ज़्यादा वो लोग हैं, ज़रूरत तो सबकी है कि सिर्फ ज़रूरत बेस्ड, ज़्यादा कौन लोग हैं? देखिए, हमने बचपन में जब पढ़ते थे ना, तो एक स्टोरी पढ़ते होते थे, स्नोबरी। स्नोबरी का असल मफ़हूम क्या होता था कि देखा-देखी हमने कॉपी करना है। उसके पास ये इक्विपमेंट है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा कार है, उसके पास अच्छी ड्रेसिंग करता है, अच्छे शूज़ पहनता है। ये वो दौर की बातें हैं। तो वो उसके बाद ये एक दौर आया। अब जो ना एक मेजरमेंट हो गई है। राइट। रिच वाला रिच से रिचतर होता जा रहा है, मीडियम नीचे आता जा रहा है, जो नीचे वाला तबका वो ज़मीन में दफन होता जा रहा है। अब ये जो शौक है ना, ये ऊपर वाले तबके के अंदर बहुत ज़्यादा चले गया। एक मॉडल लॉन्च होता है ना, फ़र्ज़ करें कि लास्ट फ्यू डेज़ पहले, 2 महीने पहले 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ। अच्छा। इससे पहले भी आईफ़ोन लॉन्च होते रहते हैं। आप यकीन करें, लोगों के पास 2-2 महीने पहले की बुकिंग आ गई। अच्छा, इसमें जो आपका सवाल का जवाब है, इसमें 90 से 95% मेजॉरिटी लोगों की रिप्लेसमेंट मोबाइल की आती है। यानी कि जी मेरे पास आईफ़ोन 12 है, ये रख लें, आईफ़ोन 14 दे दें, 14 है ये रख लें, 15 दे दें। बस यूज़र उनका वही है, इस्तेमाल उनका वही है, लेकिन शौक पूरा करना है पूरा हो रहा कि है। मेरे पास पैसा है, मैंने हाथ में मोबाइल दिखाना है कि मैं कितना फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन सर मैं ये बात करके ज़ाहिर है आपके बिज़नेस मार्केट को ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जो खुद ओनर्स हैं यहाँ के,
वो कोई 3G चला रहा है, किसी ने कोई पुराना मोबाइल रखा हुआ है, तो अगर आम इंसान को थोड़ा सा कामयाब होने का जो तरीक़ाकार है वो पता लगे, तो उसको शायद फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि कामयाब लोग अपने लिए वो चीज़ पसंद करते हैं जो उनकी ज़रूरत हो, राइट। मेरे अपने अंदाज़े के मुताबिक मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि ऑफिस सेंटर के अंदर बैठकर मोबाइल की काम करके उन्होंने अपने मोबाइल वो रखे हुए जिस पे ज़रूरत बिल्कुल सिंपल मोबाइल रखे हुए हैं, एंड्रॉयड मोबाइल रखे हुए हैं, और शाम को बेचते 5 लाख वाला मोबाइल है, हाथ में उनके अपने भी 20,000 वाला मोबाइल पकड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। तो ये फैशन समझे, फैशन बन गया, लोगों को दिखाना, उनकी कंपनीज आ गई, बड़े बड़े दोस्तों में बैठना, उन गाड़ी बड़ी दिखा दी, मोबाइल बड़ा दिखा दिया, उससे देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी अपनी एक्सपर्टी है, ये चीज़ें आपको बिजनेस में भी आउटपुट देती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जितना अच्छा किसी को दिखाते हैं ना, उतनी अच्छी आपको आउटपुट भी मिलती है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान में हो रहा है। अल्लाह ताला हमें इस इस्लाह का मौका दे, प्रोडक्टिव होने की प्रोडक्टिव होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि पब्लिक को मेरा ख्याल है एक चीज़ की बड़ी शिकायत रहती है कि PTA रजिस्टर मोबाइल, अब उसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला सवाल मैं ज़रा इसको आसान से शुरू करूँगा। आज से कुछ अर्सा पहले तक, कुछ साल पहले तक जो लोग बाहर से आते थे तो वो अपने साथ 1-2 मोबाइल्स ले आते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, राइट। फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया कि भाई अगर आप अब आएंगे PTA अप्रूव कराएंगे, उसका टैक्स देंगे, तो ज़ाहिर है अब वो लोग मोबाइल लाना बहुत कम हो गए। तो ये बताएं कि उससे बिज़नेस बेहतर हुआ लोकल? मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये जो ना हमारा बहुत बड़ा एक मेजर इशू PTA वाला चल रहा है। मेरी ख्वाहिश थी कि आप ये सवाल लाजमी करें, लकीली आपने सवाल कर दिया। ये पिछले 1 वीक से हम जो इस सिनेरियो से ना गुजर रहे हैं, हमारा ताजर तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा। देखिए PTA की भी कैटेगरीज हैं, जो कि हमारे जो है PTA ने जो रजिस्टर्ड के लिए जो फीस रखी हुई है ना, उसको उन्होंने खुद उसका पैमाना खुद ही बनाया हुआ है। फ़र्ज़ करें मैंने अगर अपने पासपोर्ट से PTA की फ़ीस जमा करवानी है ना, तो वो 138 से 157 के अंदर है। अगर मैंने NIC से करवानी है तो वो 175 से 178 के अंदर है। ये देखिए 20-25 हज़ार रुपये का फ़र्क तो सिंगल यूज़र को ही दे दिया। अच्छा। अब मसला क्या हो रहा है, जो हमें फेस करना पड़ रहा है, हमारे ताजर बहुत बड़े परेशान हैं। हम बिफोर यस्टरडे लाहौर चैम्बर में भी गए, SVP साहब को रिक्वेस्ट की, यस्टरडे SVP साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखा और हमें बड़ी होप दिलाई, हमें नई होप मिली कि हम PTA जो हमारे चेयरमैन हैं उनसे हमें टाइम लेके देंगे, हम अपनी शिकायतें उनके आगे रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे। ये मसाइल इतने ज़्यादा गंभीर हो गए हैं कि आप यकीन करें बहुत ज़्यादा परेशानी, और पूरी मार्केट के ताजर जो ना इबाम का शिकार हो गए हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम ताजर के, मेरी आज भी कुछ ताजर कम्युनिटी के लोगों से बात हुई है, जो मोबाइल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है बाबर साहब, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो ना इशू बन गया। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 3 टाइप चल रही हैं। अच्छा। एक सेलर है, एक बायर है, फिर एक सेलर है। अच्छा। एक टाइप ये है, एक टाइप ये है कि जो होलसेलर बैठे हुए हैं, कंपनियां बैठी हुई हैं। एक टाइप ये है कि सिंगल यूज़र है जो अपने साथ 1-2 मोबाइल कैरी करके ले आता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ये 3 टाइप चल रही हैं। सबसे पहले होलसेलर आ जाएं, कंपनियां आ जाएं। कंपनियां होलसेलर जो मोबाइल अपने डीलर्स को दे रही हैं वो PTA अप्रूव दे रही हैं, वो उसके अंदर उन्होंने वो फीस एडअप की होती है, उस एडअप करके उसकी प्राइस बना देती है। वो तो क्लियर हो गया, उन्होंने तो कहा जी हमने रजिस्टर दे दिया, वो क्लियर हो गया। सेकेंडरी ये हो रहा है कि जो बात आपने पहले की कि फैशन है, एक मोबाइल दे दिया तो खरीद लिया, दे दिया तो खरीद, यहाँ पे मसला आया। अच्छा। मेरे मेरे पास फ़र्ज़ करें मैं एक सेलर हूँ, यूज़र हूँ, सिंगल यूज़र हूँ, मेरे पास iPhone 12 है, अब iPhone 13 आ गया, मेरा दिल किया कि मैं जाके ना मार्केट में iPhone 12 दूँ, 13 ले लूँ। जब मैं मार्केट में एक ताजर के पास आया तो मैं सेलर था, जो दुकानदार था वो बायर था। बिल्कुल। ठीक है, दुकानदार ने मोबाइल मेरे से पकड़ा, उसने वेरीफाई किया
कि पीटीए अप्रूव है, इसकी फ़ीस जमा हुई है, उसने वेरिफिकेशन हर चीज़ करके उसने मोबाइल मेरे से ख़रीद लिया। मैं सेलर बना, मैंने उससे पेमेंट ली, मैं अपने घर चले गया। उसने मोबाइल अपने शोकेस में लगा लिया। इन्वेस्टर है ना, इन्वेंट्री उसने बढ़ाई तो उसने कोई रखना थोड़ा ही, उसने बेचना है। आप कस्टमर आ गए, अब आप बायर हो गए, दुकानदार सेलर हो गया। दुकानदार ने आपको मोबाइल बेच दिया, ठीक है जी। दुकानदार को आपने पहला सवाल किया जी पीटीए अप्रूव है, दुकानदार ने कहा जी 100% अप्रूव है, मैंने खरीदा ही अप्रूव के लिए, अप्रूव के साथ है। आप यूजर बन गए, बायर बन गए, आप मोबाइल लेके घर चले गए, आपको 10-15 दिन बाद पता चलता मोबाइल तो ब्लॉक हो गया। आप दौड़े दौड़े दुकानदार के पास आए कि भाई मेरा मोबाइल बंद हो गया। तो दुकानदार ने कहना मैंने तो फलां बंदे से खरीदा, मैंने तो चेक करके खरीदा पीटीए। अब ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया है, हमने यही इनपुट डाली है तो मतलब यस्टरडे को। जो एंड कस्टमर है उसकी वो बेचारा दुकानदार से फंस लड़ाई गया। होती है कि भाई आपने ये कमिटमेंट दी थी कि ये पीटीए अप्रूव तीनों ही है, फंस गए, तीनों ही फंस गए। लेकिन सर एक सवाल अच्छा, है कि तीसरी टाइप एक और थी जो मैं बता रहा था आपको। तीसरी टाइप वो है कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे गया हूँ, मैं वापस आया हूँ, आते हुए 2 मोबाइल ले आया, मैंने पीटीए की फीस जमा करवाई, इनफरादी फीस जमा करवाई, तो मैं अपने यूज़र पे ले आया। अब मुझे भी 2-4 महीने बाद पता चलता है मेरा भी फ़ोन भी ब्लॉक हो गया। अब हम एक टाइप पे चल रहे हैं। दूसरी टाइप वो है जो पीटीए अथॉरिटीज़, पीटीए के हुकाम है, पीटीए इदारे के जो करता धरता लोग, उनसे हमारी जो नशिस्त है नेक्स्ट वीक में होनी है। अच्छा। अब हमने अपने फेज पे बात करनी है, अब उनका फेज अभी हमने सुनना है कि ये ब्लॉकेज क्यों हो रही है। लेकिन जितना डिले होता जा रहा है हमारे लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर एज अ कॉमन मैन बात करूं तो मुझे समझ में ये आता है कि रजिस्टर तो डिवाइस होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे ओनरशिप हैं। तो रजिस्टर नहीं होती, जैसे गाड़ी है कि जी आपने गाड़ी ट्रांसफर की, और जब हम गाड़ी ट्रांसफर करते हैं तो वो देखते हैं यार इसके टोकन पेड है, अगर पेड है हाँ, तो अगर आपकी डिवाइस एक बार पीटीए के पास रजिस्टर हो गई है तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप चाहे 10 बार होती रहे वो रजिस्टर्ड है। हमारा मौक़िफ़ भी यही है, हमने भी यही सवाल उठाया है कि अगर आपके पास पीटीए की फ़ीस जमा हो गई, रजिस्टर हो गई, हमारे पास वेरिफिकेशन आ गई, तो दोबारा इसका ब्लॉक होने का मकसद क्या है? ये क्यों ब्लॉक हो रही है? ये है कि मैंने फ़र्ज़ करें अगर एक मोबाइल ख़रीदा, मैंने पीटीए की फ़ी पे की या मैं बाहर से लाया, तो अब अगर मैं आगे उसको बेचता हूँ तो मैं उस बंदे से पीटीए की फ़ी मैं ले लेता हूँ, राइट? तो पीटीए को एक बार फ़ी चली गई, अब या तो ये हो रहा है कि कोई उनका सिस्टम ग्लिच है कि जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, वो सिम या वो मोबाइल किसी नए नाम से रजिस्टर होता है, तो वो सिस्टम कोई बीच में मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट शो कर रहा है। थोड़ा सा गैप है इसके अंदर, कुछ मसाइल हैं, कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से दुकानदार भी डिस्टर्ब हो रहा है, यूज़र भी डिस्टर्ब हो रहा है। इंशाल्लाह ताला बड़ी होप है कि नेक्स्ट वीक तक इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये कि ताजर जो होता है ना, ताजर कम्युनिटी के ऐसी कम्युनिटी होती है जो टॉप टैक्स पेयर होती है, जिनकी बेस के ऊपर आपका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसकी बेस के ऊपर आपके इदारे चल रहे होते हैं, वो समझे उसमें 90% जो शेयर होता है ताजर कम्युनिटी का होता है। तो हम तो हर करना बड़ा ज़रूरी है, लाजमी बात है, हम तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हर दरवाजे पे जाएंगे, हर दरवाज़ा खटकाएंगे कि ताजर कम्युनिटी हर वक्त आपके शाना बशाना खड़ी है, तो हमें तकलीफ क्यों हो रही है। और बहुत ज़्यादा बाज़ कस्टमर बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, बाज़ कस्टमर होते हैं जो आपके लिए आके वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो सर एक चीज़ और बताएं कि माशाल्लाह फ़ी सेंटर में जैसे हमने आज बात की है और हम पता भी है बड़े बड़े वहाँ पर नामवर और बड़े स्ट्रॉन्ग और तजर्बाकार ताजिर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो अब कोई नया बंदा भी फ़ी सेंटर में एंटर हो सकता है या बस? नहीं, क्यों नहीं, एवर टाइम। कैसे मतलब अब एवर फुल हो चुका है? देखिए बिजनेस के लिए तो देखिए एवर टाइम एज का बड़ा आपको पता अमल दखल होता है। बिजनेस के लिए एवर टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। ये जो इनकलाब है ना, आईटी का इनकलाब जिसको हम कहते हैं, ये एक इनकलाबी प्रोडक्ट है। इसमें आप समझे हर साल 2 साल 3 साल बाद कोई ना कोई चेंज आती है। तो जो तो बंदा जुस्तजू करने वाला है, जिसका माइंड इनकलाबी है, जिसकी दूरंदेशी है, वो ढूंढ लेता है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट का काम करना है और आगे 10 साल किस प्रोडक्ट में जाना है, तो वो अपनी स्पेस भी बना लेता है, अपना कस्टमर भी बना लेता है। अगर कोई आम आदमी फ़र्ज़ करे दुकान लेना चाहता है फ़ी सेंटर में, तो वो जाए गुडविल दे, राइट? ये है कि उसको महंगा मिलेगा। मेरा कहने का मकसद ये कि कोई और बंदा अब अगर फ़ी सेंटर में आकर काम करना चाहे तो वो
कर सकता है किराए पे बिल्कुल कर या सकता है, खुद 100% खरीद के, राइट? बिल्कुल कर सकता है, अच्छा अच्छा 100% कर सकता है। एक बात मैं अपने दोस्तों को वाज़ह कर दूं कि हमारी मार्केट वाज इतनी ज़बरदस्त मार्केट है और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर इतने अल्लाह की रहमत है, यहाँ पे गुडविल वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा कोई ऐसा कानून हमने इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दिया अच्छा कि आप 10 साल से काम कर रहे हैं या 20 साल से काम कर रहे हैं, आप काम छोड़ना चाह रहे हैं तो आप कहते हैं जी मैंने तो अपनी ज़िंदगी के 20 साल यहाँ पे सर्व किए तो मुझे इतने लाख रुपए गुडविल देंगे तो मैं दुकान छोड़ूंगा। भाई क्यों? आपने 20 साल इसमें कमाया भी है, बिल्कुल आपने ज़िंदगी भी बनाई है, जबरदस्त जबरदस्त। तो क्यों दें? अब मालिक का हक बनता है, मालिक को चाहिए अगर अगर तो जेन्युइन मालिक को अपनी पर्सनल नीड है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी में हमारी मार्केट में किराएदार बैठे हुए हैं और किराएदार ही इस वक्त हमारी मार्केट की जो शान है ना, आप समझे जितने किराएदार बैठे हुए हैं ना हमारी मार्केट, ये समझे हमारे फी सेंटर की शान है, जबरदस्त क्योंकि जबरदस्त। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने दुकानें अपनी किराए पे दी हुई हैं और उनका किराया तो खा बड़ी रहे हैं। अच्छी बात है कि आप अब एक फैमिली बन गए जी हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। और आप ख्याल करते हैं हम तो इवन, हमेशा अपने ताजरों के साथ हाँ, खड़े कि रहते हैं, प्लाजा को आग उनके लगी तो हर आपने मसले उसको, के साथ खड़े हैं। बिल्कुल उनका अब मोबाइल का इशू आया, इंशाअल्लाह ताला हम इसको फॉलो करेंगे, एंड तक जाएंगे, इसको परसू करेंगे और इसका हल निकाल के छोड़ेंगे। राइट। और तो सर मैं तो आपके मीडिया के चैनल के तवज्जुह से अलियल ऐलान कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने कम से कम अपने हफीज सेंटर के छोटा ताजर हो या बड़ा, राइट उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे राइट, इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि एक ज़रा थोड़ा सा ग्लोबल जी पर्सपेक्टिव की तरफ जाते हैं, कि जैसे कि आपने बताया कि हफीज सेंटर में ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो मोबाइल और कंप्यूटर जी बिल्कुल। इंडस्ट्री के या डिस्ट्रीब्यूटर कह लें या होल सेलर कह लें, रिटेलर कह लें, बड़े बड़े तजर्बाकार लोग बैठे जी हैं। बिल्कुल। तो क्या इन्होंने कभी ये भी सोचा है कि मतलब अब जैसे आपने कहा कि अगर विजन आगे का सोचा जाए तो कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी आया जाए, कोई पाकिस्तान की भी कोई ऐसा मोबाइल? हैं लोग अच्छा हैं। अच्छा मैंने आपको एक कैटेगोरिकल बात बताई ना कि हफीज सेंटर के अंदर इंपोर्टर भी हैं, होलसेलर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, होलसेलर प्लस इंपोर्टर भी हैं, अच्छा मैन्युफैक्चरर प्लस रिटेलर भी हैं। अच्छा। तो हैं वो जो मैन्युफैक्चर हैं इस वक्त कौन सा ऐसा ब्रांड बना रहे हैं या वो कोई पार्ट बेसिकली बना ना रहे हैं? वो स्मॉल इंडस्ट्री में काम करते हैं, अच्छा मेगा इंडस्ट्री में काम नहीं करते। अच्छा वो आपके मोबाइल की डाटा केबल्स हो गई, मोबाइल के पावर अडाप्टर्स हो गए, अच्छा अच्छा। पावर बैंक हो गए, हम्म। इस तरह की कुछ चीज़ें जो नहीं ना लेकिन पाकिस्तान में लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग, हफीज सेंटर फाइबर की की, केबल बनती हाँ, है। ये कम्युनिटी मिलकर हम्म। कुछ छोटा ऐसा यूनिट लगाए कि जो पाकिस्तान का अपना मोबाइल, मुझे पता है क्यों ऑलरेडी मोबाइल वगैरह आए है हैं, लेकिन पाकिस्तान में बड़े ब्रांड जो चाइना के बड़े ब्रांड हैं, अच्छा वीवो हो गया या ओप्पो हो गया, वो हम्म, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऑलरेडी लोकल ओके, मैन्युफैक्चरिंग हो रही लेकिन है। उसके सारे पार्ट्स यहीं बन रहे हैं या नहीं असेंबलिंग हो? उनके ये होता है बेसिकली ना चाइना की एक ना एक चाइना के साथ जो भी काम करता है ना या लोकल मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, बेसिकली आप समझे वो असेंबल्ड है इधर, हाँ रॉ असेंबलिंग, मटेरियल आपको चाइना से मंगवाना पड़ेगा। राइट राइट। वो अगर यहाँ इन बनाएंगे तो केस महंगा मैं कोई पड़ेगा। किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हूँ ना, तो मैं सिर्फ उसकी असम्बलिंग कर रहा हूँ, उसके अंदर जितना भी इक्विपमेंट लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, वो मुझे मंगवाना ही पड़ता है। लेकिन हमारी R&D इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम्म, हमारे पाकिस्तान के अंदर R&D इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो R&D रिसर्च करके हमें इस लेवल तक ले जाए कि हम रॉ मटेरियल भी बना लें। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है ना वो उठाया है, बल्कि आपने बड़ा अच्छा इसका एक पहलू बताया है कि क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी खुद मैन्युफैक्चर जो उसके पार्ट्स हैं मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी नहीं है। अब दो चीज़ें हैं, कैपेसिटी नहीं है या अगर हम बनाना चाहें फ़र्ज़ करें खुद, तो वो इतना महंगा बनेगा कि चाइना से इंपोर्ट करना सस्ता है। क्या वजह है? नहीं मैंने आपको बताया ना, एक कैपेसिटी मौजूद है, जहानत मौजूद है, टेक्नोलॉजी बड़े बड़े मौजूद। इंटेलिजेंट लोग हैं। पाकिस्तान की तारीख देख लें तो जितने भी ज़हीन लोग हैं आज अदर कंट्रीज़ को देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट लगा लें, हार्ट के लगा लें, वो सारे स्पेशलिस्ट पाकिस्तान से ही गए हुए हैं। पाकिस्तान में जो ना अहलियत की कमी नहीं है, जहानत की कमी नहीं है, कमी सिर्फ कुछ इश्यूज़ की आती है, जिसमें सबसे बड़ा इशू जो आता है ना फाइनेंशियल मैटर का होता है।
बंदे के पास जहानत ज़रूर है, लेकिन कैपेसिटी ज़रूर है, लेकिन उसके पास फंड नहीं है। जो फंड की कमी जो है ना, वो मसाइल में सबसे बड़ी जो है ना वजह बन जाती है। राइट राइट। और फिर ज़ाहिर है कंज्यूमर भी आजकल जैसे हर कोई आईफोन के पीछे, इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड्स के पीछे भाग रहा है, यस तो यस, लोकल को कौन, ये बिल्कुल भी एक बिल्कुल चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरा सर, अब एक आम सी बात, आखिरी बात आपसे पूछते हैं कि आपने माशाल्लाह बीइंग हेड ऑफ हफीज़ सेंटर फैमिली, जी ज़ाहिर है आप बिस्मिल्लाह। बहुत सी डायमेंशन में जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। उन 10,000 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज आप बताएं कि एक आम आदमी जो मोबाइल ख़रीदना चाहता है, रिटेलर, एक मोबाइल खरीद, उसको क्या आप हफीज़ सेंटर में अच्छी चीज़ दे रहे हैं जो कि वो अगर कहीं और जाए तो वो नहीं मिलती, और अगर आप देखिए, कुछ नहीं दे रहे तो क्या देंगे मैं आइंदा? देखिए ये मेजर करना ना बड़ा मुश्किल है। हम्म। आप चाहे करीम ब्लॉक बैठे हों, चाहे हार रोड बैठे हों, चाहे टाउनशिप मार्केट बैठे हों, चाहे हफीज़ सेंटर बैठे हों, हम्म। ये ये प्रोडक्ट ऐसी है, ये इक्विपमेंट ऐसा है हम्म। कि ये आपके पर्सनल ताल्लुकात से और अपने रवैये से इसकी सेल बहुत बढ़ती है। ज़बरदस्त। आपके पर्सनल ताल्लुक से इसकी सेल हम्म। बहुत बढ़ती है। पर तो जो कुछ दोस्त हार्डवुड के साथ कंसर्न है, वो बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हम्म। जो कुछ दोस्त हफीज़ सेंटर के साथ कंसर्न है, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इसमें आपके रवैयों का बड़ा दखल होता है। ज़बरदस्त, ये बिल्कुल। बहुत ऐसा बिजनेस है मोबाइल इंडस्ट्री का कि जितना आप अच्छा कॉपरेट करते हैं आप, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपके कस्टमर ने री अगेन होना होता है, बिल्कुल उसने बिल्कुल बार बार आना होता है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपका जो रवैया होता है ना, आपका वेल कोऑपरेटिव जो इखलाक होता है ना, वो आपके बिजनेस को बूस्टअप कर देता है। अच्छा, और सर ये जो जिसके आम जुबान में लोग कहते हैं यार, बड़े बड़े लोग, लेट्स से कोई मिनिस्टर है, या जो यस। कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, या हमारी आर्म फोर्सेस के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, तो जिन्होंने मोबाइल खरीदा ये भी खुद आते हैं या ये अपना कोई असिस्टेंट नहीं वगैरह? नहीं 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 नहीं, इसमें ना देखिए, ये कुछ हर क्लास के लोग हैं ना, इनके पहले अंडरस्टैंडिंग होती है, दुकान के मालिकों के साथ एक दोस्ती गिराने का माहौल बन चुका होता है। अच्छा 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 तो वो उनसे ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, कौन अच्छा सा अच्छा। मोबाइल आया, क्या प्राइस है, क्या मॉडल है, तस्वीरें भेज दें, स्पेक्स भेज दें। व्हाट्सएप का दौर है, वो सारी बातचीत हो जाती है। तो पेमेंट अपने पीओ को देते हैं अच्छा जाके, यार अच्छा फलां दुकान पे जाओ, मेरा मोबाइल अच्छा उठा के अच्छा, ले आओ, ज़बरदस्त। या होम डिलीवरी ले लेते हैं। मतलब कुछ दोस्त मैं जानता हूँ, अपने दुकानदार भाइयों को जानता हूँ, जिनका आर्मी के कुछ दोस्तों के साथ, लोगों के साथ उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वो फ़ोन करके उनको अपने घर बुला लेते हैं, 5-6 मॉडल बुला लिए, जो पसंद आया रख लिया, बाकी उसको। इसलिए जो ना मैक्सिमम लोग, इस लेवल के लोग अगर आते भी हैं ना, तो अनयूनिफॉर्म में आते हैं, सिविलियन राइट राइट। फेस में आते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। एक दुनिया है फी बहुत सेंटर, शुक्रिया। इसके बारे में जितनी भी देर हम बात करते रहें, बड़े सवाल कोई हैं, शक बड़ी नहीं। बातें, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ एक और सेशन करेंगे। जी बिल्कुल। और आपके आने का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये थे शेख मोहम्मद फ़ियाज़ साहब, जो कि सरपरस्ते आला हैं हफीज़ सेंटर यूनियन के, और जैसे कि हमने आपको पहले बताया, इसके अलावा वहाँ की जमात के जो हैं वो हेड हैं। इनके पास वो पूरा इल्म है हफीज़ सेंटर की पैदाइश से लेकर आज तक, जो भी उसमें हुआ, बिज़नेस हुआ, उसके साथ वाक़यात हुए, उसके जो मसाइल हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। हम इनके साथ मज़ीद सेशन भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।